चलते चलते में आपका स्वागत है। मैं हूं शेखर गुप्ता और आज हमने सोचा कि दुनिया भर में इतना कोहराम मचा हुआ है तो हम मोंटेक सिंह और आलूवालिया की क्लास लगाते हैं। उनकी क्लास में बैठते हैं और मोंटेक क्लास हमने आपसे लगाने को कहा और आपने बारिश करा दी इतनी बड़ी। देख लो, बारिश तो बहुत ही अच्छी चल रही है। दुनिया भर में इस समय कोहराम मचा हुआ है। ये तो किसी चीज़ से रुक नहीं रहा है, ना बारिश से, ना तूफान से, ना भूचाल से, ना सुनामी से, क्योंकि एक तरह से लगता है कि जो मार्केट में, बाज़ारों में सुनामी आई हुई है और वो दो जगह आई है। एक ग्रीस में आई है पश्चिम में और एक पूर्व में आई है चाइना में। तो ये क्या हो रहा है? पहले दोनों में क्या हो रहा है, फिर बारी बारी बताइए एक एक में क्या हो रहा है। लेकिन ये ग्रीस और चाइना की बात करने से पहले मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि आजकल पूरी दुनिया में जो ग्लोबल आर्थिक स्थिति है बड़ी अनसर्टन है। हाँ, अगर आप अमीर देशों को देखें जो बहुत हिली हुई है। इंडस्ट्रियलाइज, हाँ, एक तो उनकी जो ग्रोथ है बहुत कम हो गई है और जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं जैसे हम हैं, हमारी ग्रोथ एक्चुअली उनसे मच बेटर है, लेकिन पहले से कम हो गई है। सो ग्लोबली ये खाली ग्रीस और चाइना की प्रॉब्लम नहीं है, ग्लोबल आर्थिक स्थिति कुछ ढीली है। डामाडोल है। हाँ, अब ग्रीस देखिए एक छोटा सा देश है। ग्रीस का यूरोप में उनका जो साइज़ है कुछ 2% होगा, लेकिन उनकी प्रॉब्लम बहुत बड़ी है और कुछ 4-5 सालों से चल रही है। पहले जब क्राइसिस नहीं थी, ग्रीस बहुत अच्छी तरह ग्रो कर रहे थे, लेकिन उन्होंने बहुत डेट ले ली। अब उस डेट को रीपे करने के लिए उनकी बहुत मुश्किलें हैं, तो उन्होंने 2 प्रोग्राम्स IMF और ECM के साथ किए हैं। काफ़ी पैसा भी उनको मिला है, लेकिन वो अपनी कंट्रोल नहीं कर सकते। इसमें अगर मैं आपको एक कुछ भारत से उसका कंपैरिजन करूं तो आप समझें कि जैसे हिमाचल प्रदेश की स्थिति खराब हो गई या थोड़ी बहुत हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की खराब हो गई, तो सारे देश को कितना फर्क पड़ेगा? या नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये नहीं है कि उत्तर प्रदेश की खराब हुई है, उत्तर प्रदेश खराब रहती है, वो अलग बात है। नहीं, आप ये कंपैरिजन ठीक है कि एक छोटी छोटा सा जगह है, में प्रॉब्लम, 2%। लेकिन इसमें 2 चीज़ें हैं। एक तो आप पूछेंगे कि भाई इंडिया पे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा इसका। डायरेक्टली मुझे लगता है कि इंडिया पे इतना इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। हाँ, अगर कोई कंपनी है जो खास ग्रीस में काम कर रही है, बिजनेस कर रही है, उनको थोड़ा इफ़ेक्ट होगा, लेकिन पूरे देश को ग्रीस का इतना इफ़ेक्ट नहीं हो सकता। खाली एक चीज़ है कि अगर ग्रीस का क्राइसिस ऐसे डेवलप करे कि वो यूरोपियन क्राइसिस बन जाए, उसका वायरस आगे पहुंच जाए। हाँ, आगे मतलब यूरोप में, Infection। क्योंकि कई लोग कहते हैं कि ग्रीस खाली एक ही यूरोपियन कंट्री नहीं है जिसमें प्रॉब्लम्स हैं। स्पेन में प्रॉब्लम्स हैं, पोर्चुगल में प्रॉब्लम्स हैं, इटली में भी थी, वो थोड़ी कम हो गई हैं। अब क्वेश्चन ये है कि अगर ग्रीस का क्राइसिस सॉल्व हो जाए, और हमारी उम्मीद ये होनी चाहिए कि जो नेगोशिएशन चल रही हैं उनसे वो सॉल्व हो जाएगा। मेरा भी ख्याल है कि हो जाएगा। उसमें ग्रीस पे कितना असर पड़ेगा, कितना आसान हो जाएगा, ये नहीं कह सकते, लेकिन उसकी जो वायरस है दूसरों के ना अफेक्ट करे, तो यूरोप पे इतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जिसको हमें कि भी जैसे नहीं हम कहते हैं किसी को एबोला वायरस है, क्वारंटाइन कर दो, बंद कर दो। हाँ, बिल्कुल, तो या तो ग्रीस को उधर बंद कर दिया जाएगा या ग्रीस समझौते में आ जाएगा। बिल्कुल, बिल्कुल, यही थी एक्चुअली। मुझे लगता है कि मेरी उम्मीद ये है कि जो ग्रीस क्राइसिस है वो हमारे पे इतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब चाइना एक डिफरेंट सिचुएशन है, क्योंकि एक तो देश बहुत बड़ा है। चाइना की इकोनॉमी US इकोनॉमी से नंबर 2 है। अब उनकी भी प्रॉब्लम्स रही हैं, उनकी काफ़ी ग्रोथ कम हो गई है। पहले तो कुछ 20 साल के लिए वो 10% हर साल ग्रो कर रहे थे। पिछले 2-3 साल में उनकी ग्रोथ कम हो गई है। इस साल में उनकी ग्रोथ हमारे से भी कम हो गई है। ठीक है, इतना बड़ा देश है तो अनसर्टिनिटी है लोगों के माइंड में। अब पिछले 4-5 दिन में जो उनकी स्टॉक मार्केट क्रैश हुई है, उससे बहुत नर्वसनेस हो रही है। आप ये बताएं कि स्टॉक मार्केट में जो चाइना के शेयर बाजार में कितना नुकसान हुआ है? तो कहते हैं कि करीब $4 ट्रिलियन का हो गया। मैंने नंबर्स देखे हैं कि कुछ 30% कैपिटलाइजेशन है, जो स्टॉक मार्केट की वैल्यू है वो डिसअपियर हो गई। 24 लाख करोड़ रुपए हाँ, करीब। तो वो चाइनीज़ गवर्नमेंट काफ़ी ट्राई कर रही है, पैसे डाल रहे हैं स्टॉक मार्केट में, लेकिन इसका दो किस्म का इफेक्ट होता है। लोग समझते हैं कि अगर सरकार इंटरफियर कर रही है, हाँ। तो अगर थोड़ा इंटरफियर किया यहाँ वहाँ तो ठीक है। हमारे यहाँ कहते हैं LIC ने खरीद लिया, स्टेट बैंक ने खरीद लिया, हाँ, PSU खरीद लिया, छोटा UTI ने खरीद लिया। लेकिन इतनी स्केल पे जब इंटरफियरेंस हो
तो लोग ये भी शक करते हैं कि पूरी इकोनॉमी की जो दाम हैं, प्राइसेस हैं, रियलिस्टिक नहीं होंगे। क्योंकि जो मुक्त बाजार है, फ्री मार्केट, उसको ये अच्छा नहीं लगता कि उसमें सरकारी हस्तक्षेप हो, इंटरवेंशन हो। डिटेल्ड इंटरवेंशन मतलब अगर आप कह रहे हो कि Regulation ठीक हाँ है। रेगुलेशन ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी ठीक है, आपने इंटरेस्ट रेट पे कुछ चेंज किया वो ठीक है, हाँ। लेकिन शेयर बाज़ार में शेयर प्राइस को अफेक्ट करना, सरकार को अफेक्ट करना, ये लोग पसंद नहीं करते। हमारी सिचुएशन कम्प्लीटली डिफरेंट है कि हमारी ग्रोथ चाइना की तरह इतनी नहीं गिरी, एक्चुअली थोड़ी बढ़ रही है। दूसरा, हमारा स्टॉक मार्केट बहुत ही अच्छा स्टेबल रहा है। जनरली हमारे स्टॉक मार्केट की रेगुलेशन लोग समझते हैं कि चाइना से बेटर है। और हमें हमें थोड़ा सा मुसीबत झेलना भी आता है। 2008 में जब हमारा स्टॉक मार्केट गिरा था, तो हमारे यहाँ ना सरकार ने ना सेबी ने कभी किसी के ऊपर पाबंदी नहीं लगाई, बिल्कुल। और ना बेचने के लिए ना पैसा ले जाने के लिए। करेक्ट, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और लोग समझते हैं कि जब हमारे पे क्राइसिस आते हैं, जो 2013 पे आया जी हाँ। तो हम उसको मैनेज कर पाते हैं और मार्केट प्रिंसिपल्स को नहीं डिस्टर्ब कर रहे। जी। प्रॉब्लम ये है कि दुनिया में लोग जब चाइना को देखेंगे तो हम ये नहीं कह सकते कि वो लोग कहें कि भाई ये चाइना में प्रॉब्लम है, शायद सारी इमर्जिंग मार्केट्स में भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये जो कंटेजन इफेक्ट जिसे कहते हैं, ग्रीस का कंटेजन इफेक्ट बहुत कम है। चाइना कंटेजन इफेक्ट हो सकता है ज़्यादा। क्योंकि चाइना से हर देश या पैसे या कुछ खरीद रहा है या बेच रहा है, करेक्ट, और जो हमारे यहाँ सब निवेशक हैं हमारे सब देशों में, वही चाइना में है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक। तो जब वो वहाँ पे मार खा के आएंगे तो सब जगह से भागेंगे कुछ हद तक। ये दो किस्म की आउटकम हो सकती है। अगर लोग कहें कि भाई चाइना का मार्केट खास प्रॉब्लम में है, तो ये भी हो सकता है कि वो इंडिया आ जाएं कि भाई इंडिया का मार्केट इतना नहीं अफेक्टेड। लेकिन ये भी हो सकता है कि लोग कहें भाई पता नहीं, सारे इमर्जिंग मार्केट्स की प्रॉब्लम है, बड़ी अनसर्टेनिटी है, अब चलो वापस जाओ और फिर देखेंगे क्या। तो वन कैन नॉट रूल आउट। तो पॉइंट इज़ कि आजकल की जो ग्लोबलाइजेशन का वर्ल्ड है, इसमें हर एक देश दूसरे देशों से इंटरकनेक्टेड है। तो हमारी जो आर्थिक परिस्थिति है वो हम ये नहीं कह सकते हैं कि खाली हमारे पे डिपेंड करेगी। दूसरे देशों की जो आर्थिक परिस्थिति है उसका इफ़ेक्ट असर पड़ेगा हमारे पे, उनकी जो आर्थिक नीति हैं उसका भी असर पड़ेगा। लेकिन इसका ऑल्टरनेटिव भी कोई नहीं है। ग्लोबलाइजेशन बहुत फ़ायदे भी लाती है और प्रॉब्लम यह है कि हमें उसको मैनेज करना पड़ता है। इसका मतलब हमें वार्निंग मिल रही है कि भाई देखिए, अगर प्रॉब्लम होगी तो आपको पता होना चाहिए उसको कैसे तो हैंडल। इसका मतलब ये नहीं है कि ग्लोबलाइजेशन में कुछ खतरे हैं जिससे हमें परे रहना चाहिए। हमें क्या ज़रूरत है ग्लोबलाइज करने की? भारत को हम धीरे धीरे करें, जो स्वदेशी सोच है। नहीं, ये हर देश में ये बैलेंस की प्रॉब्लम होती है। मेरी व्यू इसमें बिल्कुल साफ है। हिंदुस्तान के लिए ज़्यादा ग्लोबलाइजेशन अगर हम सेंसिबली मैनेज करें, हमारे लिए फ़ायदेमंद। देखिए, अब 1991 से लेके कई इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुई हैं, कई सरकारें आई हैं। बाय एंड लार्ज ग्लोबलाइजेशन उन्होंने बंद नहीं की, रिवर्स भी नहीं की। और जो इकोनॉमिक परफॉर्मेंस तब से हम देख रहे हैं, पहले के टाइम से मच बेटर। बहुत तो इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए कि तो इंडिया के लिए ग्लोबलाइजेशन से डरना नहीं चाहिए। बिल्कुल नहीं डरना और चाहिए। ये लेकिन जो- इसका ये नहीं मतलब कि कुछ वरी ना करो। जी हाँ। जो एक फेलियर हुआ पहले ईस्ट एशिया में और अब चीन में, ये भी तो नहीं दिखाता कि सरकार और बिजनेस और फाइनेंशियल सेक्टर जब बहुत साथ मिलके काम करें मिली भगत में, तो मार्केट उसे पसंद नहीं करते। ये जनरली मैं सहमत हूँ इससे कि बिजनेस और सरकार को मिलके तो काम करना चाहिए, लेकिन सरकार को ये नहीं कहना चाहिए कि इस कंपनी की प्रॉब्लम है, अब इसको इस तरह सॉल्व करें, इसकी ये प्रॉब्लम है, अब इसको इस नहीं, तरह पर मदद सरकार दें। चीन ये का जो ठीक समस्या है, जो आपका हमारा दोनों का मित्र है रुचि शर्मा, एनडीटीवी में भी कई बार बोलता है, किताब लिखी है उसने ब्रेकआउट नेशंस। अब वो कहता है कि चीन में इतना ज़्यादा उधार हो गया है कि वो लोग लगता है कि इतना घबरा गए कि हमारा जो ग्रोथ की गति है वो धीमी हो गई है, कि इतना उधार ले के वो बढ़ाएगा ही उसको। और वो उधार तो ज़्यादा सरकार के बैंकों से है, तो हाँ, सरकार ने बोला होगा दीजिए पैसा, दीजिए पैसा। बिल्कुल, क्योंकि जब ग्लोबल क्राइसिस हुआ था 2008-2009 में, तो चाइना की रिस्पांस ये थी कि देखिए ग्लोबल डिमांड अब कम हो गया, तो उनके एक्सपोर्ट्स के लिए डिमांड कम हो गया, हम डोमेस्टिकली इसको बढ़ाएंगे। तो उन्होंने काफ़ी, आप समझ लो, चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट बूम को सपोर्ट किया। वो सब रियल एस्टेट में गया, कई बिल्डिंग्स, अपार्टमेंट बिल्डिंग्स, ये सब बन गए। अब चाइना में अभी लोग कहते हैं कि
कई एरियाज हैं जहाँ गोस्ट टाउन है। हाँ, आई मीन भूत रहते हैं। हाँ, कोई खाली बिल्डिंग, खाली अपार्टमेंट, और ये थोड़ी देर के लिए आप कर सकते हो, लेकिन थोड़ी देर के बाद तो इसका ये रन आउट कर जाता है, और ये प्रॉब्लम चाइना में है। ये तो बात ये देखिए, दुनिया में सबसे बड़ी जो एक बुद्धिजीवियों में बहस है वो यही है कि कौन अच्छा गुरु है या कौन अच्छा मास्टर है, वो मार्केट है या सरकार है। तो अगर उसमें कई वेरिएशंस है, लेकिन अगर उसके दो अलग अलग छोर देखें तो एक तरफ मार्केट है, एक तरफ माओ है। तो आप कहेंगे कि जो चीन में हो रहा है वो मार्केट अब माओ को एक सबक सिखा रहा है कि माओइज्म और मार्केट साथ साथ नहीं चल हाँ, सकते। बिल्कुल ये ठीक। लेकिन मैं भी ये भी नहीं कह रहा हूँ कि मार्केट हमारा गुरु होना जी चाहिए। हाँ। ये मार्केट बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, इंस्टीट्यूशन है, और हमें नहीं, गुरु इन मैं बोल रहा middle- हूँ इकोनॉमी में सरकार माओ और मार्केट के बीच में। ठीक है, सरकार को होना चाहिए रेगुलेटेड मार्केट्स के लिए। एंटी मार्केट होना बहुत ही गलत चीज़ बहुत है। गलत चीज़ है। एक चीज़ है कि जो मार्केट की हम बात कहते हैं, जो मार्केट स्कूटर्स का मार्केट हो या गाड़ियों का मार्केट हो या मैंगोज़ का मार्केट, आम का मार्केट हो या कपड़ों का मार्केट हो, इसमें इतनी प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन जो फाइनेंशियल मार्केट है, इसमें ज़रा खास वरी करना पड़ेगा। तो फाइनेंशियल मार्केट्स को अच्छी तरह रेगुलेट करना बहुत इम्पोर्टेंट है। बहुत important। अब दूसरे मार्केट्स को भी थोड़ा तो, फूड सेफ्टी हुई, ये सब चीज़ें करनी लेकिन चाहिए। रेगुलेशन में और इंटरवेंशन में, हस्तक्षेप में बहुत फर्क है। बिल्कुल, बिकॉज रेगुलेशन मतलब रूल्स बहुत क्लियर होने चाहिए, और जो उस रूल्स को वायलेट करेगा उस पे आपके एक्शन लेना। ये चीन की सरकार का एरोगेंस है कि ये सोचा कि हम सरकार सबको कंट्रोल कर लेंगे, मार्केट को भी, क्योंकि उनका कंट्रोल कैपिटलिज्म एक तरह से, हाँ, उनका कंट्रोल कैपिटल, वो कहते हैं स्टेट कैपिटल। स्टेट कैपिटलिज्म। तो ये भी चपत है स्टेट कैपिटलिस्ट के चेहरे पर, गाल पर, कि स्टेट कैपिटलिज्म नहीं चलता है। अगर कैपिटलिज्म होता है तो डेमोक्रेसी भी साथ चाहिए, लेकिन लोकतंत्र भी चाहिए। विश्व में ये लोग मानते हैं, कभी कभी भूल जाते हैं कि मार्केट कैपिटलिज्म को चलाने के लिए अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट्स ठीक नहीं। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, ग्रेटर पार्टिसिपेशन, पीपल्स वॉइस, मल्टीपल, जो ये सब ज़रूरी है। ये सब जरूरी है।